बात आज के चैनल के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम आपकी सेहत का ध्यान रखते हैं और आपकी सेहत से जुड़े सवालों को लेकर ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टरों के पास जाते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल रखते हैं। आज जिस समस्या को लेकर, जिस रोग को लेकर मैं आपकी अदालत में पेश हो रहा हूं, वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सामाजिक परिवेश के अंदर बहुतायत से पाई जाती है और अक्सर हम ये महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे कभी कभी तो देर से बोलना शुरू करते हैं, कभी बोलते हैं तो अटक जाते हैं, कभी एक ही शब्द को रिपीट करते रहते हैं। बाबा, जैसे मैं कहूँगा कि जलकुंभी तो कहेंगे जल कुंभी। अब इस तरीके की जो स्पीच होती है, इस तरह से जो आते हैं, तो युवक युवती भी बोलने से ये मनोवैज्ञानिक है या ये वैज्ञानिक है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या क्या सवाल जुड़े हुए हैं। इस प्रॉब्लम से जुड़ने के लिए आज हम मित्तल हॉस्पिटल से जुड़े ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट श्री डॉक्टर पुष्प रंजन कुमार से आपको मुखातिब करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये समस्या क्या है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं पुष्प रंजन जी कि आप आए। आप बिहार के रहने वाले हैं शायद, है ना? बिहार से आप अजमेर आ गए। ये अजमेर की ये यात्रा, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपने अपनी ये जो स्पीच थेरेपी की इसका जो कोर्स किया वो कहाँ से किया और किस तरीके से आप बिहार से अजमेर तक की यात्रा तय करके आए? बहुत बहुत आभार आपका। और जहाँ तक सफ़र की बात है तो मैंने, हमारा जो स्टडी है वो बिहार में हुआ था 12th तक। तो 12th के बाद फिर जो स्पेशल कोर्स है हमारा, जो मैंने BHLS किया, वो दिल्ली AYJ-NIHH से मैंने किया है। बहुत अच्छी संस्था है, तो बहुत मतलब इंडिया की टॉप मोस्ट संस्था है जी। और इस कोर्स की जहाँ तक सवाल है, जो हमारा जो हियरिंग लैंग्वेज स्पीच का कोर्स है, ये ऑल ओवर इंडिया में पहले मैसूर में हुआ करता था जी। और उसके बाद फिर AYJ-NIHH ने कराना शुरू किया, फिर एडमिशन हमारा वहाँ पे हुआ और फिर वहाँ से जब हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ तो फिर दिल्ली में ही मैंने जॉब किया था। ओके। और दिल्ली में जॉब की बात आई तो फिर एक सेंटर है, प्राइम स्पीच एंड हियरिंग एड सेंटर, वहाँ जो मैंने ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में। फिर बनारसी दास चांदीवाला मेडिकल साइंस कॉलेज है, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया जी। फिर वही है कि दिल्ली की लाइफ जो हैट्रिक लाइफ थी, खास करके मुझे पसंद नहीं आया। मतलब वहाँ की हैट्रिक लाइफ, सुबह निकलो शाम हो रही, रात हो रही है, पैसा तो बहुत है वहाँ। हाँ, पैसा बहुत लेकिन है, लाइफ नहीं। बहुत अच्छी बात बताई आपने, तो पैसा है, लाइफ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वही सब उस तरीके से वातावरण जो है वो भी वहाँ का अजीब सा है, खासतौर से जब अपन ये क्लाइमेट देखेंगे तो क्लाइमेट भी वहाँ सूट नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? पॉल्यूशन इतना है कि पूछो मत। तो आपने ये फैसला तो अच्छा किया यहाँ अजमेर आने का। लेकिन मैं दो चीज़ें बड़ी मेरे को आश्चर्य कर रही हैं। आपके मिलने से पहले भी मैं ये सोच रहा था कि आपसे पूछूंगा कि एक तो ये मतलब डॉक्टर, बहुत सारी विषय थे आपके पास डॉक्टरी करने के लिए, आप कहीं भी जा सकते थे किसी और सब्जेक्ट, आपने यही सब्जेक्ट क्यों चुना? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका जी। बचपन में क्या था कि जब मैं 6th 7th 8th क्लास में पढ़ता था जी, तो होता क्या है कि हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि मैं ये बनूँ वो बनूँ। तो मैं देखता था कि यार टीचर का जो लाइफ है बड़ा अच्छा है, वो आते हैं पढ़ाते हैं चले जाते हैं। तो टीचिंग लाइन में जाने की इच्छा थी हमारी। अच्छा। फिर वही जब कहते हैं कि समय के हिसाब से सब कुछ बदलता है, तो हमारे एक रियल अंकल हैं, वो MD फिजिशियन हैं। तो जो वो उनकी प्रैक्टिस से एक पूरा डिस्ट्रिक्ट हमारा है, वहाँ पर उनकी प्रैक्टिस थी। जब वो मेरे गांव पे आते थे घूमने के लिए, तो जो इज्जत, जो सरोकार में उनको देखता था, हम बोलते यार डॉक्टर बनना चाहिए। अच्छा। तो मन में क्या दुविधा था कि यार टीचर बनूं या डॉक्टर बनूं, क्या बनूं। तो इस तरीके से 11th 12th कंप्लीट हुआ। 12th के बाद फिर हमारे फैमिली की बात बताओ तो हमारे फैमिली में ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट लगभग 5 लोग हैं जी। फैमिली में ही है। ओके, यहाँ से आपके आकर्षण यहीं से शुरू हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। तो एम्स में भी हमारे ब्रदर हैं और दिल्ली में भी 2 जगह है, हमारे गोरखपुर में भी सेंटर चलता है। तो इस तरीके से जब 12th मेरा कंप्लीट हुआ तो हमारे ब्रदर जो हैं उन्होंने बताया कि यार तुम्हारा दोनों चीज़ यहाँ पूरा हो सकता है, तुम्हारा टीचिंग भी पूरा हो सकता है और डॉक्टरी भी हो सकता है। क्या बात है। तो इसी सोच के साथ उन्होंने बोला कि तुम ये कोर्स कर लो, इसमें आपका दोनों चीज़ें पूरा हो जाएगा। फिर मैंने इस कोर्स को किया और इसमें जैसा कि आपको पता है कि स्पीच थेरेपी एक आज स्कूलों में भी ज़रूरत पड़ता है स्पीच थेरेपिस्ट की। मतलब स्पीच थेरेपी है क्या? स्पीच थेरेपी बेसिकली ये है कि किसी व्यक्ति के आवाज़ में
या बोलने में कोई परेशानी अगर आ रही हो तो वैसे केसेस में स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक विकार है या क्या है, किस तरीके से आप थेरेपी में आता है ये? इसमें क्या डिफरेंट केसेस में देखा जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक भी होती है किसी केसेस में, किसी केसेस में उनको पार्टिकुलर किसी ऑर्गन जो अपना आर्टिकुलर सिस्टम है उसके अंदर किसी पेशेंट्स को दिक्कत होता है तो बोलने में परेशानी आती है। जैसे स्पीच की बात अगर हम करें तो स्पीच में सबसे कॉमन जो चीज़ें देखी जाती है वो है तुतलानापन। हाँ, तुतलानापन कॉमन चीज़ें हैं, और तुतलाना है, हकलाना है, और बच्चों का देर से बोलना है, ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें आजकल हो गई है। जहाँ तक तुतलाने की सवाल है तो तुतलाने में क्या होता है कि कभी कभी देखा जाता है किसी बच्चे का टंग टाई होता है, जीभ चिपका हुआ रहता है, जिसको नॉर्मल हम लोग तेतु तातु समथिंग जो भी बोलते हैं, टैटुआ। हाँ, और उसको हम लोग टंग टाई बोलते हैं। तो किसी का अगर टंग टाई होता है तो उस केसेस में बच्चा तुतलाता है। और तुतलाने में क्या है कि हम लोग पूरा ऑब्जर्व करते हैं उसको कि बच्चे के टीथ में दिक्कत है या टंग में दिक्कत है। मिस आर्टिकुलेशन जो कि तुतलानापन है उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिससे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे को किस शब्द में कौन से सिलेबल में दिक्कत आ रही है। उसमें भी क्या होता है कि 4 चीज़ें होती है जिसको हम लोग नॉर्मल सोडा बोलते हैं, SODA, सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन और एडिशन। बच्चा क्या करता है, मिस आर्टिकुलेशन में क्या होता है कि बच्चा एक शब्द के बदले किसी दूसरा शब्द को बोल जाता है। जैसे खाना को थाना, मम्मी मुझे थाना देना, तो वो तुतलानापन आ गया, सब्स्टिट्यूट कर रहा है बच्चा, एक शब्द के बदले दूसरा शब्द बोल रहा है। और ओमिट मतलब किसी चीज़ को गायब कर देता है। अब बोलना है उसको स्कूल तो बोल रहा है कूल, तो वो गायब कर दिया। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है जैसे आपने किसी ड्रिंकर को देखा होगा, अपने को बात जब करता है तो स्लरिंग वो स्पीच होती है, क्या बोल रहा है समझ में नहीं आता है। तो इस तरीके की दिक्कतें भी देखा जाता है मिस आर्टिकुलेशन के केसेस में। और ए मतलब एडिशन, जैसे बोलना है स्कूल तो बोलेगा स्कूल। तो इस तरीके की दिक्कतें मिस आर्टिकुलेशन में होता है। और इस तरीके से हम लोग उसको ट्रीट करते हैं, प्रॉपर पिक्चर्स के द्वारा उसको डायग्नोस करते हैं कि इस बच्चे में एक्चुअल है क्या, किस लेवल्स पे वो इनिशियल में दिक्कत कर रहा है, मीडियल में दिक्कत कर रहा है या फाइनल में दिक्कत कर रहा है। तो प्रॉपर उसको डायग्नोस करके फिर हम लोग उसको थेरेपी के सेशन में लेते हैं और बुलाते हैं। इसी तरीके से स्टैमरिंग जो होती है, हकलाना जो होता है, जैसा आपने पूछा अभी मनोविकार जो बताया आपने, स्टैमरिंग में देखा जाता है सर कि कभी कभी साइकोलॉजिकल भी होती है। कभी कभी किसी व्यक्ति का अगर रेट ऑफ स्पीच अगर फास्ट हो, अगर वो जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हो तो उस केस में हकला जाता है। और उसी चीज़ को अगर पेरेंट्स ने अगर सुन लिया तो उनको लगता है कि मेरा बच्चा हकला रहा है। जबकि यहाँ होता क्या है कि अगर रेट ऑफ स्पीच अगर फास्ट होगी तो बच्चा हकलाएगा। एक नॉर्मल व्यक्ति भी अगर जल्दी बोलने की कोशिश करता है कभी कभी स्टटर कर जाता है। लेकिन कभी कभी किसी केसेस में क्या होता है, वही चीज़ें डर में परिवर्तन हो जाती है। बिल्कुल। स्टैमरिंग जब डर में परिवर्तन हो जाता है तो वो जो स्टटर है, जिसको दिक्कत हो रही है, वो उसकी दिक्कतें और बढ़ती चली जाती है। फिर उसके दिमाग में बैठ जाता है कि मैं अगर सेकेंड पर्सन से जब बात करता हूँ तो मैं हकला जाता हूँ, अटक जाता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब वो डस्टबिन, कहते नहीं कूड़े का डस्टबिन, अगर कूड़ा भरता चला जाएगा उसको खाली करना जरूरी होता है। अगर कोई उसको खाली नहीं करेगा तो माल सड़ता चला जाएगा। तो इसी तरीके से जब उसके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती है कि मैं यार अटक जाता हूँ, तो वो चीज़ें बैठता शुरू हो जाता है। कोई व्यक्ति उसको समझाने वाला नहीं होता है, वो अपनी लाइफ में ऐसे जीता रहता है। फिर जब वो स्पीच थेरेपी के टच में आता है तब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर उसको काउंसलिंग करते हैं। समझाते हैं कि आपको जो दिक्कत है, इस दिक्कत में किस तरीके से अपने को इसको ट्रीट करना है, किस तरीके से इसको, हमारी बातों अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपनी स्पीच को आप ठीक कर सकते हो। तो उसमें हम लोग कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, कुछ प्रोलॉन्गेशन एक्सरसाइजेस वगैरह होती है, कुछ ओरल मोटर एक्सरसाइजेस वगैरह होती है। ये सारी एक्सरसाइजेस करा करके फिर हम उनको ट्रीट करते हैं, ठीक करते हैं। और कॉमन चीज़ें स्पीच थेरेपी की, जहाँ तक सवाल है, स्पीच थेरेपी में हम लोग जो स्पीच थेरेपी होता है, आज पैरालाइज के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं जी। पैरालाइज के पेशेंट ज़्यादा हैं। पैरालाइज के पेशेंट में भी आप आज देखते होंगे कि जिस तरीके से हाथों पैरों में लकवा हो जाता है, उस तरीके से हमारे स्वर तंत्र में भी पैरालाइज हो जाता है। ऐसे पेशेंट को बोलने में परेशानी आती है। वो बोलते तो हैं, अगर आवाज़ निकालना भी चाहें तो आवाज़ नहीं आती है। एक तो ये केस होता है। एक केस होता है कि जिसमें आवाज़ ही गायब हो जाती है। तो उस केस में भी क्या होता है कि वोकल कॉर्ड्स की एक्सरसाइज हम लोग करवाते हैं।
वोकल कॉर्ड्स में क्या होता है, नीचे से साउंड हवा आ रही है, वो हवा ही बाहर आ रही है। कभी किसी किसी केस में ये भी होता है, तो उस केस में हम लोग वोकल कॉर्ड्स की एक्सरसाइज करवाते हैं और स्पीच उसका नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कभी कभी पैरालाइज वाले केसेस में क्या होता है कि स्वेलोइंग दिक्कत होता है, निगलने में दिक्कत आती है जी। वो खाना नहीं निगल पाते हैं, तो हम लोग निगलने की एक्सरसाइज भी करवाते हैं और फिर पेशेंट्स नॉर्मल हो जाता है उसके अंदर। रंजन जी, एक चीज़ मेरा जो अब मैं जो आप जितने भी सवाल पूछूंगा वो मैं मेरी ज़िंदगी से जुड़े हुए मतलब जो इकट्ठे किए हुए सवाल हैं, जो लिखे हुए सवाल हैं, वो नहीं पूछना चाहता, क्योंकि वो सवाल तो किताबों में भी मिल जाते हैं, यूट्यूब पर भी मिल जाते हैं सारा। होता यह है कि जो हकलाने वाले लोग हैं उनसे कई बार ऐसा होता है कि वो गायक होते हैं, हकलाते हैं, लेकिन गाना गाते समय वो बिल्कुल स्पीड में गाना शुरू, बिल्कुल कहीं नहीं हकलाएंगे गाना गाते समय, बिल्कुल और बोलेंगे तो वो हकलाएंगे, और उसी बात को गाने को अगर पढ़ते समय हकला जाएंगे, गाते समय नहीं हकलाते। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है, जैसा आपने बताया, साइकोलॉजिकल। और दूसरी चीज़ें क्या होती है स्टमरिंग वाले पेशेंट्स में, एक जब हमें गाना गाना होता है तो उस गाने को वो व्यक्ति पहले सुन चुका होता है और उसका लय, टोन सब उसको पता होता है जी। लेकिन जब उस व्यक्ति से जब हम कुछ पूछते हैं जी, तो मैंने क्या बताया आपको, डर है ना। जब हम उस व्यक्ति से कुछ पूछते हैं तो उसके माइंड में वही चीज़ें आ जाती है, डर वाली चीज़ें, कि कहीं मैं बोलूं तो अटक ना जाऊं। और जब व्यक्ति जब बोलना शुरू करता है, गाने में तो ये है कि उसको लय पूरा पता है, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति से कोई क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसको सोचना पड़ता है। जैसे वो सोचता है और सोचते समय अगर वो मन में आ गया कि मैं कहीं अटक ना जाऊं, तो वो दिक्कतें वहाँ शुरू हो जाती है। पोएम्स वगैरह की जहाँ बात है, पोएम्स सॉन्ग्स की बात है, वो उसका टोन, लय, इंटोनेशन सब उसको पता है कि हाँ भाई दिल तो है परदेसी, इसका गाना रटा हुआ है उसका, है ना, ये गाना सुनते भी रहता है, रटा हुआ भी रहता है। लेकिन आम जिंदगी में जब वो व्यक्ति अपनी लाइफ में जब किसी से बात करता है तो वो दिक्कतें वही घूम कर फिर करके आ जाती है, वो साइकोलॉजिकल और वो डस्टबिन जो बताया मैंने भरा हुआ है कि भाई हमसे बोला नहीं जाएगा। एक तरीके से मनोवैज्ञानिक, और मैं सोचता हूँ रंजन कुमार जी, अगर आप डॉक्टर रंजन जी, अगर आप अशोक गहलोत को मिल गए होते तो शायद उनका ये बिल्कुल था। और कमाकर को टमाटर नहीं बोलते, तो टमाटर खाओ कमाकर खाओ वाला मामला नहीं होता। अजमेर में भी काफ़ी ऐसे हैं जो अभी अच्छे अच्छे पोस्ट पे जिनको बोलने में भी दिक्कत है। तो वो खैर इसमें भी क्या एज होता है, अगर आप तुतलानेपन की बात अगर मैं बात करूँ, जैसा आपने बताया अभी अशोक गहलोत जी के बारे में, तो उसका भी एक एज होता है। अगर हम किसी बच्चे को जो मिसआर्टिकुलेशन है, अगर हम वो 7-8 ईयर्स तक अगर हम उसका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं बच्चों का, तब तो ठीक है। लेकिन जैसे ही 8 ईयर्स के बाद अगर आप उसका ट्रीटमेंट करवाओगे तो दिक्कतें होती है। वहाँ हमारे पास तो बच्चा बोल लेता है, लेकिन जैसे आप इन्वायरमेंट में लेके जाएंगे उसको, अपन फैमिली से जब वहाँ घर जाएगा तो बच्चा वहाँ पर क्या है कि दिक्कतें करता है। क्यों होता क्या है कि एक उम्र होती है बच्चे को जहाँ पे जैसे जब 7 से 8 साल का जब बच्चा होता है तो उसका सर्कल क्या होता है, स्कूल घर, स्कूल घर। जैसे बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका सर्कल बढ़ जाता है, उसके फ्रेंड सर्कल बढ़ जाते हैं, वो खेलने के लिए बाहर निकलता है। तो उसको जब हम सिखाते हैं तो यहाँ तो सही बोल लेता है, लेकिन बाहर जाकर के फिर वो गलत बोलना शुरू कर देता है। तो इसलिए स्पीच जो तुतलानापन है उसका सही उम्र जो है 7 से 8 साल तक उसको स्पीच थेरेपी करवा लेनी चाहिए। मैं एक और प्रॉब्लम बताता हूँ कि बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, 2-3 साल का, फादर की डेथ हो गई, उसके बाद में वो चाचा जी के पास चला गया, फिर मदर की डेथ हो गई, फिर इस तरीके से 2-3 उसने डेथ देख ली, फिर चाचा जी की भी डेथ हो गई। अब वो इतना डरा हुआ है कि उसको असुरक्षा की भावना है, और वो जाएगा कहाँ, उसकी लाइफ कटेगी, और उसको पता कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों को मैंने हकलाते हुए ज़्यादा देखा। बिल्कुल देखा। तो उसके पीछे क्या मनोवैज्ञानिक कारण? उसके पीछे वही होता है, डर। देखिए स्टमरिंग का जो कारण है ना, स्टमरिंग का जो मेन कारण है, कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं है। स्टमरिंग का सबसे बड़ा कारण है डर जी। डर, वही भय, हेजिटेशन, कॉन्फिडेंस की कमी। हाँ, यस, ये बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा और कोई कारण नहीं देखा गया है। हाँ, एक न्यूरोलॉजिकल भी स्टैमरिंग होती है, उसमें बिल्कुल उसको हम लोग क्लटरिंग बोलते हैं। पेशेंट्स बिल्कुल अपने आप का इस तरीके का एक्शन होता है, बोलने से पहले ये एक्शन हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं वैसे केसेस में, सबसे पहले उसको मसल्स रिलैक्सेंस थेरेपी करवाते हैं उसको। तो मसल्स रिलैक्सेंस थेरेपी कराने के बाद फिर उसका जब मसल्स रिलैक्स होता है, देन हम फिर स्टैमरिंग पे काम करते हैं। अच्छा। तो न्यूरोलॉजिकल कभी स्टैमरिंग होती है, एक मनोवैज्ञानिक तो होती है, न्यूरोलॉजिकल भी कभी कभी स्टैमरिंग होता है। इसमें एक डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि ये क्या ऐसे मरीज जो होते हैं उनको आप दिव्यांग की श्रेणी में ले सकते हैं, या क्या उसको क्या कहेंगे, दिव्यांग मानते हैं? नहीं,
डॉक्टर मेडिकल साइंस क्या मानता है? नहीं, इसको दिव्यांग नहीं मानते हैं। जो बच्चा तुतला रहा है, हकला रहा है, इसको हम दिव्यांग नहीं मानते हैं। ये आप समझ लें मरीज है, ये मरीज है। हाँ। तो दिव्यांग बेसिकली हम लोग उसको मानेंगे जो हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, किसी के अंदर कोई पार्ट्स डैमेज हो, जैसे बोल नहीं पाता हो, गूंगा हो, बहरा हो, उसको फिर हम लोग दिव्यांग बोल सकते हैं। दिव्यांग उसको भी तब तक हम नहीं बोलेंगे जब तक हम प्रॉपर उसको डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। ओके। जब तक हम उसको प्रॉपर डायग्नोस नहीं करेंगे कि मतलब एक्चुअल इसके साथ दिक्कत क्या है, ये क्यों नहीं बोल पा रहा है। अगर वो बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। अब कोई बच्चा अगर नहीं बोल पा रहा है तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि यार सबसे पहले अगर नहीं बोल पा रहा है तो कोई पेशेंट जब मेरे पास आता है तो उसमें हम उस बच्चे में सबसे पहले हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। और हम लोगों को इतना आइडिया हो गया आजकल कि कोई बच्चा अगर जैसे गेट सेंटर होता है ना, तो देखते ही मैं समझ जाता हूँ अच्छा ये डाउन सिंड्रोम है, अच्छा ये ADHD है, अच्छा ये ऑटिज़म है, अच्छा ये हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। क्योंकि मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस, आज 20 सालों का एक्सपीरियंस हो गया है मुझे, 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो बच्चों को देख करके कभी कभी नॉलेज हो जाता है कि हाँ भाई इस बच्चे में दिक्कत है। तो कोई जब पेरेंट्स जब मेरे पास बच्चे को लेकर के आते हैं तो सबसे पहले मैं लगता है कि नहीं बच्चा नॉर्मल है, सब दे दो ले लो, सब कुछ समझ रहा है, और लेकिन ये स्पीच नहीं इसके पास है। तो उस केसेस में सबसे पहले हम लोग जो प्रॉपर चेकअप होता है, हियरिंग चेकअप होता है, वो हियरिंग चेकअप हम लोग उसका करवाते हैं। करवाने के बाद जो रिपोर्ट आता है उसके हिसाब से फिर हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं। ये हियरिंग एड जो आती है वो क्या क्या होता है? हियरिंग एड जो आता है, हियरिंग एड किस तरीके से जुड़ता है, क्यों जरूरी होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हियरिंग एड्स देखिए क्या है, आजकल अलग अलग तरीके के आते हैं। और हियरिंग एड्स की जो बात है, हियरिंग एड्स को हिंदी में सुनने की मशीन कहते हैं। वही। जिसको सुनने में परेशानी होती है वो व्यक्ति मशीन को लगाता है। और हियरिंग एड्स की जहाँ तक सवाल है, तो हियरिंग एड्स में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, मोस्टली पेशेंट्स क्या होते हैं, ENT से रेफ़र होकर के मेरे पास पेशेंट आते हैं। ENT डॉक्टर्स मेरे पास ऑडियोमेट्री के लिए भेजते हैं, और उस ऑडियोमेट्री से पता चलता है कि इस पेशेंट्स को क्या दिक्कत है। कान के हड्डी में दिक्कत है, कान के पर्दे में दिक्कत है, या कान के नसों में दिक्कत है। अगर किसी पेशेंट को कान की नसों में दिक्कत है तो वैसे पेशेंट को हम लोग हियरिंग एड्स प्रिस्क्राइब करते हैं, हियरिंग एड्स के बारे में बताते हैं जी। और हियरिंग एड्स की अगर बात है तो हियरिंग एड्स क्या है कि एक ज़माना था जब क्रूड एम्पलीफायर आया करता था। आप सुनते होंगे कि किसी पेशेंट को आपने मशीन लगाया और वो बोल रहा है यार साई साई की आवाज़ आ रही है मुझे, आवाज़ परेशान कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी क्या है, समय के हिसाब से बदल गई है, बहुत बदल गया है समय के हिसाब से। पहले एनालॉग हियरिंग ऐड आया करता था। मुझे याद है 2007 में जब मैं अजमेर आया था, उस समय अवेयरनेस बहुत कम था अजमेर में, खास करके स्पीच के मामले में अवेयरनेस कम था, हियरिंग एड्स के मामले में अवेयरनेस कम था लोगों के बीच में। हियरिंग एड्स में देखता था वही तार वाली मशीनें लोग लगाते थे पहले, और उससे क्या होता था, कान और डैमेज होता था। क्योंकि उसमें क्या होता है कि हियरिंग है क्या, एक्चुअली क्या है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे हम लोग डेसिबल से देखते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी पे, कितने डेसिबल पे वो व्यक्ति, वो पेशेंट सुन पाता है। तो उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि हम लोग 250 हर्ट्स पे, 500 हर्ट्स पे, 1 किलो हर्ट्स, 2 किलो हर्ट्स, 4 किलो हर्ट्स और 8 किलो हर्ट्स पे हम लोग हियरिंग चेकअप करते हैं। अगर किसी पेशेंट्स को 2 किलो हर्ट्स पे मात्र 40 डेसिबल की रिक्वायरमेंट है, और वहीं 4 किलो हर्ट्स पे चलेगी 90 डेसिबल की रिक्वायरमेंट जी, और 2 किलो हर्ट्स पे आ गया 60 डेसिबल की रिक्वायरमेंट। तो अगर हियरिंग एड्स कोई किसी व्यक्ति ने लगा रखा है तार वाली, तो उसको अगर वॉल्यूम 1 और 2 पे किया तो उसको 30 और 40 डेसिबल की साउंड तो आ गया, लेकिन जहाँ ज़रूरत 90 की है वो तो आवाज़ आएगा नहीं। तो व्यक्ति क्या करेगा, अरे दूर की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही है, तो वो क्या करेगा, वॉल्यूम को बढ़ाएगा। जैसे वॉल्यूम बढ़ाएगा तो जहाँ ज़रूरत 90 की है उसको तो आवाज़ आ गया, ठीक है भाई दूर की आवाज़ मुझे सुनाई दे दिया, लेकिन जो पास की आवाज़ है, जो 30 और 40 जहाँ ज़रूरत है, वहाँ क्या होगा, शोर बढ़ जाएगा। तो वही कंप्लेन होता है लोगों का, यार शोर मुझे बहुत आ रहा है, नॉइज़ बहुत आ रहा है। कारण यही होता है। अब मशीनें अच्छी आ गई। अब क्या है सर कि अभी सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है। अब क्या होता है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे जितनी डेसिबल की ज़रूरत है उतना ही डेसिबल की साउंड हम लोग उसके अंदर प्रोग्रामिंग करके सुनाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अभी का जो हियरिंग एड्स आ रहा है उसमें हम पेशेंट्स के हिसाब से, हम उनके हिसाब से उस हियरिंग एड को रेनोवेट कर सकते हैं, उनके हिसाब से सेट कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा परेशानियाँ नहीं आती हैं। चलिए, मैं एक सवाल जानना चाह रहा था कि क्या इसमें ऑपरेशंस भी होते हैं? बिल्कुल होता है। अब डिपेंड करता है, आजकल क्या है, कॉक्लियर इम्प्लांट भी आजकल आ गया है जी। और जैसे अगर किसी पेशेंट्स को अगर हियरिंग एड से भी काम नहीं चल रहा है, अगर किसी का प्रोफाउंड लॉस है,
तो प्रोफाउंड लॉस है, तो प्रोफाउंड लॉस में अगर कोई बच्चा है जिसका प्रोफाउंड लॉस बाय बर्थ है और उस बच्चे को हम लोग कोक्लियर इम्प्लांट के लिए बताते हैं, अगर वो सक्षम है तो, क्योंकि हर महंगा बहुत है, लगभग 7-8 लाख से स्टार्ट होता है। आजकल खैर अपने आयुष्मान भारत के अंदर भी वो है कि आप उसको पहले चिरंजीवी में था वो, जिसमें ऑपरेशंस होते भी थे, अपने जेलन में भी होता था, हमारे मित्तल में भी हुआ, 1-2 सर्जरी हुई थी कोक्लियर इम्प्लांट की। तो उस केसेस में भी ऑपरेशन होता है, लेकिन वही है कि उसके अंदर भी इम्प्लांट के बाद भी स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है उसके अंदर। कोई अगर चाहे कि नहीं इम्प्लांट मैंने करवा लिया, कोई मिराइकल हो गया, तो मिराइकल कुछ भी नहीं होता है, उसके बाद भी स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे बोलने के अंदर जो होती है, आपने हियरिंग बताई, बोलने के अंदर बताते हैं जीभ किसी की तलवा चिपका हुआ है या किसी एक्सीडेंट में चिपक गया या कहीं चोट से चिपट गया या बचपन से ही चिपका हुआ है, तो उसको ऑपरेट करके क्या खोल नहीं सकते? बिल्कुल। अगर उसमें वो जो मैंने आपको बताया कि जब कोई बच्चा आता है तो उसको पहले हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, डायग्नोस करते हैं। तो उसमें अगर मैंने उसका ओरल एक्टिविटीज देखा कि इस बच्चे में क्या क्लेफ्ट एंड पायलट है क्या, किसी बच्चे का जो तलुआ होता है वो कटा होता है, ओव्यूला होता ही नहीं है ना, तो वैसे केसेस में सर्जरी की जाती है। जो हमारे प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं उसकी सर्जरी करते हैं। सर्जरी करने के बाद फिर स्पीच थेरेपी की उसको जरूरत पड़ती है, क्योंकि कभी कभी केसेस क्या होता है कि जो ओव्यूला होता है, लड़का होता है, उसको ऑपरेशन तो हो जाता है लेकिन बच्चे को प्रैक्टिस नहीं होता है बोलने की, तो उस केसेस में हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। और किसी केसेस में देखा कि नेजल साउंड आता है, तो उस केस में हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। एक सवाल मेरा और है, मतलब ये मैंने सारे सवालों के पेज जो मैंने सोचे थे वो तो रख दिए एक तरफ। मैं सिर्फ है ना दुनिया क्योंकि ये जो देख रहे हैं लोग बाग, वो सारे समाज के वो लोग हैं जो ज्ञान नहीं चाहते, वो अनुभव चाहते हैं कि उनका क्या है क्या नहीं होता। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि जैसे लड़का है वो लड़की की आवाज़ में बोलने लग गया, लड़की की आवाज़ लड़के जैसी हो गई, तो इसमें इसका वोकल उसमें क्या करते हैं? बिल्कुल होता है उसमें, जिसको बोलते हैं पिब्रोफोनिया और एंड्रोफोनिया बोलते हैं हम लोग। अगर कुछ चीज़ें क्या होती है, एक उम्र के हिसाब से भी अपनी जो आवाज़ है बदलती है, चेंज होती है ना। जैसे कोई लड़का है तो जब बच्चा होता है तो उसकी आवाज़ बहुत अच्छी सुरीली होती है, तो जैसे जैसे वो युवावस्था में आता है तो उसकी आवाज़ में बदलाव आता है। बिल्कुल। तो वो सोचता है मेरी आवाज़ में भारीपन क्यों आ रहा है, जबकि वो कुछ उम्र के हिसाब से हार्मोन जब चेंज होता है उस वजह से उसमें बदलाव आता है। और किसी केसेस में देखा गया है कि लड़के की आवाज़ लड़की की तरह होता है और लड़की की आवाज़ आप फोन सुनिएगा ऐसा लगेगा जैसे लड़की जब हालो हाँ अपन कहेंगे हाँ मैडम, वो कहेंगे मैडम नहीं, मैं तो मैडम हूँ, तो वो दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल सही बात। आपके पास इलाज है? बिल्कुल 200% इलाज है इसका, 200% इलाज है इसके अंदर। हम लोग वो सारी केसेस क्या है जो आप बता रहे हैं वो हम लोग वोकल कॉर्ड्स एक्सरसाइज होता है, कुछ मसल्स रिलैक्सन एक्सरसाइजेस वगैरह होती है, कुछ पुशिंग एक्सरसाइजेस वगैरह होती है, ये सारी एक्सरसाइजेस के द्वारा हम उसको ठीक करते हैं। काफ़ी केसेस हुआ है जिसको मतलब लड़का था जिसकी साउंड बिल्कुल लड़की की तरह था, वो काफ़ी परेशान था इधर से उधर, तो फिर आया था मेरे पास, वो उसको स्पीच थेरेपी करवाया। हाँ समय लगता है उसके अंदर, लगभग 3 मंथ्स उसको लगा था। चलिए डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल से आपको मैं चाहूँगा कि ऐसा कोई केस टिपिकल आया हो जिसका आपने इलाज कर दिया और जो लोग मतलब जो जिनके माँ बाप ये सोच चुके थे कि ये तो नहीं हो सकता, दुनिया ये जानती थी ये तो हो ही नहीं सकता, और आपने उसको ठीक कर दिया, चमत्कारिक, ऐसा कुछ बताइए। बिल्कुल सर। आज देखिए मैं बताता हूँ कि जो बच्चा बचपन से नहीं बोलता है तो उसके पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। मतलब कहते हैं ना कि वो सोचते हैं यार कौन सा जादू हो जाए मेरा बच्चा, और खास करके अगर मंदिर मस्जिद जाने कहाँ लोग जाते हैं। बिल्कुल। और खास करके अगर 3 लड़कियां हो उसके बाद अगर कोई लड़का हो, लड़का पैदा हुआ हो और वो लड़का अगर बोल नहीं पा रहा हो, बचपन से नहीं बोल पा रहा हो, तो कितनी बड़ी सोचने वाली चीज़ होती है यार, मैंने इतना मेहनत भी ये किया, एक बच्चा भी पैदा हुआ वो भी नहीं बोल पा रहा है। तो अगर वैसा बच्चा अगर बोलना शुरू कर दे तो उसके माता पिता बिल्कुल देवता ही समझते हैं कि यार हमारे लिए देवता ही हैं जो आज इस लायक आपने किया इस बच्चे को, आज नॉर्मल स्कूल जा रहा है। अजय नगर में हमारे 2 पेशेंट ऐसे हैं। अजय नगर में कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी स्कूल में जब बच्चा पढ़ता है तो कोई बच्चा बहुत ब्रिलियंट होता है और कोई बच्चा डल होता है। तो डलनेस का कारण ये नहीं है कि वो बच्चा का IQ लेवल कम है, डलनेस का कारण हियरिंग लॉस भी हो सकता है। हो सकता है कि वो बच्चा अलग अलग लॉस में अलग अलग दिक्कतें आती है। अगर किसी बच्चे को माइल्ड टू मॉडरेट हियरिंग लॉस है तो वो बच्चा को अगर आप पास में बैठाकर बात करेंगे तो सुन लेगा, लेकिन जैसे ही डिस्टेंस में जब बैठाएंगे तो वो उसको
सुनाई नहीं देगा। तो घर में मोस्टली क्या होता है, पास में बच्चे होते हैं, पास में हम लोग बात करते हैं, सुन लेता है, लेकिन स्कूल जब बच्चा जाता है तो पीछे बैठना पड़ता है उसको, तो वहाँ पे उसको प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो वो केसेस में भी क्या था कि वो उनका कंप्लेन था कि, मैं एक केस की बात पहले बता रहा हूँ कि उनका कंप्लेन ये था कि स्कूल में बिल्कुल डफर है, कुछ नहीं पढ़ पाती, कुछ नहीं सीख पाती है, और स्कूल में टीचर बोलते हैं उसको आवाज़ लगाते रहती हूँ, सुनती नहीं है, बस 0 नंबर ला रही है। जब मैंने उसको प्रॉपर डायग्नोस किया, डायग्नोस करने के बाद पता चला कि इस बच्चे को तो मॉडरेट लॉस है इसको। तो उसको मैंने बोला कि आपको हियरिंग एड्स लगाना पड़ेगा, हियरिंग एड्स जब लगाओगे तो बच्चा जब सुनना शुरू करेगा तो ऑटोमेटिक इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। तो वो हियरिंग एड्स उन्होंने लगाया। आज वो बच्ची 12th पास करके ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही है अजय नगर में। उनके फादर जो हैं बेकरी का काम करते हैं। अरे वाह। और एक केसेस ऐसा है जिसमें मैं जब 2007 में अजमेर आया था, उस समय वो भी अजय नगर के केसेस हैं। उनके फादर आगरा गेट में चाय बेचा करते थे, अब तो शायद उनकी डेथ हो गई है। वो केसेस में भी वैसे था, वो जब बच्चा, सब डॉक्टर्स अजमेर में बोल दिए थे अब ये नहीं बोलेगा, कुछ नहीं करेगा, ये इसको घर में रखो। लेकिन वो पेरेंट्स जब मित्तल हॉस्पिटल दिखाने के लिए आए थे तो उनको मैंने बोला आपका बच्चा बोलेगा। आज वो बच्चा स्टेशन रोड पे ही एक मोबाइल का शॉप है, उसके अंदर काम करता है। उसका 10th कंप्लीट हो चुका है, पढ़ाई कर चुका है, पास बाकायदा उसने 65% नंबर से पास हुआ है। और स्टेशन रोड पे एक मोबाइल का शॉप है, वहाँ बच्चा काम कर रहा है अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मित्रों, ये हैं जो पुष्प रंजन जी, जो मित्तल हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं। एक नया सब्जेक्ट पर आज आपने बातें सुनी, वार्ता सुनी, और आपको निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा लाभ मिला होगा। क्योंकि अजमेर के अंदर बहुत सारे माँ बाप यही सोचते हैं कि कभी बच्चा तुतलाता है, कभी हकलाता है, कभी बोल नहीं पाता, कभी सुन नहीं पाता, तो कई कारणों से बच्चे का विकास रुक जाता है। डॉक्टर पुष्प रंजन जी ने आपको बताया कि अगर ऐसा कहीं भी आपको लगता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 90% केसेस के अंदर इलाज हो जाता है, इसकी सर्जरी भी है, सब कुछ है। मतलब आप ये ना सोचें पर, लेकिन जितना जल्दी आप इलाज करवाएंगे आपको जल्दी फ़ायदा होगा, और बच्चे की लाइफ के अंदर उसका फ़ायदे का जो है वो बिल्कुल दिखेगा फ़ायदा होता हुआ, और लाभ भी मिलेगा। तो दोस्तों, ये है पुष्प रंजन जी। मैं आपका एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ, आप आए और इसी तरह से आप आते रहें ताकि हम आपका लाभ उठाते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।